हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और जो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस के बारे में। ये रिलेशंस आपके डिफेंस रिलेशंस भी होंगे और आपके जो सोशो कल्चरल जो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया ने जो ली है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं कि जो ये टॉपिक है ये अपना GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और कई बार अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक 3 बार ही मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया साउथ अफ्रीका को पर्टिकुलर लेके, सदर्न अफ्रीका को पर्टिकुलर लेके, कि इंडिया के सदर्न अफ्रीका के साथ में रिलेशंस कैसे हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि जो इंडिया और अफ्रीका है उसकी जो हिस्ट्री है वो कॉलोनियल हिस्ट्री जो है वो सेम रही है लगभग। वहाँ पर भी ब्रिटिश कॉलोनाइजर ही थे। वहाँ पे भी कॉलोनीज जो डेवलप हुई वो ब्रिटेन के कॉलोनाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसी का हिस्सा थी। तो इस चीज़ को हम देख लें तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या रिलीवेंस रखता है अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, इतना जो हुआ तो उसमें क्या क्या रोल था, हमें इंडिया के कॉलोनाइजेशन के बारे में पता है कि यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी कैसे डेवलप हुई। थोड़ा अफ्रीका के बारे में भी देख लेते हैं कि अफ्रीका का कंक्वेस्ट कैसे हुआ, अफ्रीका को कैसे ब्रिटिश लोगों ने जीता। तो सबसे पहला तो ये है कि उन्होंने राइवलरी जो थी ट्राइब चीफ के बीच में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उनको ट्रिक किया। ठीक है, उन्हें जहाँ से देखे धोखे देके उन्होंने जो ट्राइबल चीफ्स था उनकी राइवलरी को और बढ़ाया और खुद का बेनिफिट लिया। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि उन्होंने वॉर्स थे और जो उनको तो अवॉइड किया और कुछ एग्रीमेंट किए। जो राइवलरी उनकी खुद की कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन था तो उसकी राइवलरी कंट्री थी उसकी फ्रांस थी, जर्मनी थी, तो उनके साथ में लड़ने के बजाय उन्होंने समझौते करना ही बेहतर समझा और उन्होंने पैक्ट किए, एग्रीमेंट किए। ठीक है, बातों पे उन्होंने कंक्लूड किया उनकी लड़ाइयों को पहले से जो चल रही थी। और जैसे कि ब्रिटेन ने एक आपका हेलीगोलैंड नाम से एक आइलैंड है। ठीक है, बाल्टिक सी में है हेलीगोलैंड। तो उस हेलीगोलैंड आइलैंड को जर्मनी को दे दिया इन एक्सचेंज फॉर युगांडा। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए। जो ट्रीटीज़ उन्होंने की वो काफ़ी बोगस थी। बोगस का मतलब कह सकते हैं कि वो मिस इंटरप्रेटेड थी। ट्रीटी में लिखा कुछ गया था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया और उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं था और जो इंटरप्रिटेशन था वो ब्रिटिशर्स के फेवर में था। तो बोगस ट्रीटी से काफ़ी बेनिफिट मिला ब्रिटिश कॉलोनाइजर को। इसके साथ में पार्टीशन जो हुआ बाद में अफ्रीका का वो एक पेपर पार्टीशन था। पेपर पार्टीशन का मतलब ये है कि नो कंट्री ऑफ सदर्न अफ्रीका वाज इनवाइटेड इन कांग्रेस, जो कि आपकी बर्लिन में हुई। बर्लिन में कांग्रेस बैठी जिसमें अफ्रीका का कोई आदमी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट नहीं था। और वहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स ने अफ्रीका की पार्टीशन कर दिए, पेपर पे उसका जो मैप था उसमें बांट के। तो इसीलिए अभी तक क्या है कि 30% अफ्रीकन जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की, वो स्टेट्स मतलब कंट्री, उनकी बाउंड्रीज जो है स्ट्रेट लाइन है, मतलब जैसे कि वहाँ पे स्केल रख के उनको डिवाइड कर दिया गया हो। ठीक है, ये हुआ आपका 1884-85 में। इसके बाद हम देखें कि इसके बाद में जो कंट्रीज़ का जो कहते हैं इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ कंट्रीज़ का हम याद रखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, हम जब अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में कांटेक्ट की बात करते हैं, तो घाना है। घाना आपका 1949 में हुआ और क्वारेने नरूमक यहाँ के पर्सन है, पार्टी के लीडर है, इनका नाम याद रखें। गिनी जो कि वहाँ फ्रेंच कॉलोनी थी, उसमें भी रेफरेंडम हुआ 1958 में। और इसके साथ में केन्या, केन्या में हुई एक रिबेलियन, उसका नाम था माओ माओ रिबेलियन केन्या में। केन्या, तंजानिया, सोमालिया, आपको पता है ये कंट्री आपके ईस्टर्न अफ्रीकन जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उस पर लोकेटेड है। और जोमो केन्या था, यहाँ से पर्सन है जो इस केन्या के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। और ये जो माओ माओ रिबेलियन था ये बीजेंट्स के द्वारा हुआ। इसके साथ में नमीबिया जो कि लास्ट कंट्री था टू बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यहाँ पे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने इसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। तो अब साउथ अफ्रीका खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका खुद नमीबिया को एज ए कॉलोनी ट्रीट करता है। तो सबसे लास्ट में यदि किसी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो वो था नमीबिया। इसमें काफ़ी लोगों का रोल था, जैसे कि काफ़ी संस्थाएं थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, अफ्रीकन गवर्नमेंट थी और इसके साथ में UN था। इन तीनों ने मिल के फिर नमीबिया को इंडिपेंडेंट घोषित किया, डिक्लेयर किया। अल्जीरिया, अल्जीरिया हुआ आपका एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था पहले, जो 1962 में रेफरेंडम हुआ और यहाँ पे लोगों ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट की जो
और पार्टी वर्कर थे, जो लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल किया और 1962 में रेफरेंडम में फ्रेंच कॉलोनी से अल्जीरिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो ऐसे हमने देखा घाना, गिनी, केन्या, नमीबिया और अल्जीरिया, ये कंट्रीज़ आपके ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट की साइड की कुछ कंट्रीज़, और ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए। लास्ट में आपका ये देखते हैं कि साउथ सूडान, जो कि सूडान था, अब वो दो कंट्री बन गया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो साउथ सूडान का रिसेंटली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ 2011 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। राइवलरी, आपके ट्राइबल चिप्स की उसको फ़ायदा लिया, वॉर को अवॉइड करके एग्रीमेंट्स किए, इसके साथ में बोगस ट्रीटीज़ की, पेपर पार्टीशन किया, तो ऐसे अफ्रीका का स्क्रैम्बलेज हुआ। तो ये डिटेल्स आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसके बारे में। तो एक थोड़ी सी चीज़ और याद रखें आप, कि जो कॉलोनाइजेशन था, कॉलोनाइजेशन में जिस तरह से इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुआ, इसी तरह से अफ्रीका में हुआ। तो थोड़ा सा एक मैप देख लेंगे तो हमें एक अच्छा सा इसका व्यू क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कि कॉलोनियलिज्म जब हुआ तो उस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस में आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए कॉलोनाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक्सप्लोइटेशन होता है उस कंट्री का जहाँ पे कॉलोनी बनती है, मेंटेनेंस, एक्विजिशन और एक्सपेंशन होता है कॉलोनीज का। तो ये आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है, जहाँ पे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कह सकते हैं कि आप माइग्रेट किए जाते हैं, वहाँ पे बसाए जाते हैं, ताकि यह हो कि वहाँ से रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कंट्री के लिए किया जा सके, होम कंट्री के लिए। अब यहाँ पे अनइक्वल रिलेशंस देखने को मिलते हैं कॉलोनीज के बीच में, यही होता है कॉलोनियलिज्म। पॉलिटिकल अलीजियंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ओरिजिनल कंट्री के से होती है पर्टिकुलरली। इसके इम्पैक्ट काफ़ी हुए। इम्पैक्ट में आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस को फ़ायदा तो हुआ कि उनके साथ उनका जो ट्रेड वॉल्यूम था और डाइवर्सिटी थी वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुई। उनकी स्पाइसेस है, कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट थे जो बढ़ गए। ठीक है, उनका जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया इसके बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनको बहुत बेनिफिट हुआ और नए एवेन्यूज़ उनके लिए खुले। हॉलैंड ने शिप बेचना स्टार्ट कर दिया, प्लांटेशन कॉलोनीज में स्टार्ट हुआ शुगर कैन जैसा, और इसके साथ में कॉलोनीज को लॉस हुआ क्योंकि उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा एक्सप्लोट होने लगे, पीपल एक्सप्लोट होने लगे, और बहुत ही ज़्यादा अपलिंग इम्पैक्ट उनको देखने को मिला। लेकिन और काफ़ी बेनिफिट्स भी थे इस कॉलोनियलिज्म के, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कंपास, एस्ट्रोलोब, आर्ट ऑफ मैप्स, बेटर शिप्स का निर्माण होने लगा, और आपकी जो वेदर का नॉलेज है वो भी बढ़ने लगा। इसके साथ में कॉलोनीज़ को कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट भी जैसे हुए, जैसे कि आपके एक्सप्लोरेशंस बढ़े वहाँ पे, फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। लेकिन इसका चैलेंज ये हो गया कि वहाँ पे कॉलोनियलिज्म का राइज हो गया। तो मार्को पोलो ने जैसे चाइना में आपका फ्यूडलिज्म था, तो मार्को पोलो वहाँ विजिट किया चाइना में 13वीं सेंचुरी में, उसके बाद में काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई और लास्ट में जाके चाइना भी कॉलोनी बन गया ब्रिटेन की। इसके साथ में ट्रेड में प्रॉफिट होता है। ट्रेड में प्रॉफिट से आपका पोर्ट सिटी जैसे शहर डेवलप होते हैं। सिल्क रूट था, उसका भी ग्रोथ हुआ, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने की वजह से हमें इंपोर्ट महंगा पड़ा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बहुत जगह ये कॉमन इसके बेनिफिट हुए, कॉमन इसके लॉस हुए, जो जहाँ पे भी कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली। तो ये आपका मैप है, इसको आप देख लीजिए कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक तो जो यूएसए था, यूएस को एस्टेब्लिश किया, यूएस को बसाया। फिर आपका जो गोल्ड कोस्ट अफ्रीका का है, यहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, इंडिया में कॉलोनीज की और ऑस्ट्रेलिया में की। ठीक है, ये तो था ब्रिटिशर्स का, चार जगह याद रखें। गोल्ड कोस्ट वाला जो ये है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, इसके साथ में आपका यूएस है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ में यदि बात करें हम फ्रेंच की, तो फ्रेंच लोगों ने आपका जो कनाडा है, कनाडा में अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की, और इसके साथ में आपका जो वेस्टर्न कोस्ट जो है मोरक्को वाला, वहाँ पे फ्रेंच लोग अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश किए। हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें, जो डच कहलाता था उस टाइम पे, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी डेवलप की। आपका जो इंडोनेशिया रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की। तो दो लोग और बचे, पोर्चुगीज़ और स्पेनिश। तो पोर्चुगीज़ ने आपका कॉलोनी कहाँ बनाया, तो पोर्चुगीज़ ने आपका कॉलोनी बनाया अफ्रीका का, सॉरी ये जो ब्राज़ील कोस्ट है, जो कि आपका साउथ अमेरिका का वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश किया पोर्चुगीज़ ने। तो अभी यहाँ पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज भी चलती है। स्पेन की बात करें तो स्पेनिश जो लोग थे, स्पेनिश लोगों ने आपका मोरक्को वाली कंट्री है, मोरक्को उसके नीचे है मॉरितानिया। ठीक है, तो मोरक्को कंट्री है ऊपर, जो एटलस माउंटेन वहाँ पे है, तो यहाँ पे स्पेनिश थे। इसके साथ में जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं आपकी, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी स्पेनिश कॉलोनीज डेवलप हुई। और एक आपकी पोर्चुगल जो आपकी कॉलोनी है ना, ये आपकी मॉरितानिया साइड ये पोर्चुगल कॉलोनी रहा है पहले, तो ये भी आप देख लें। तो इस तरह से ये कॉलोनीज हुई।
ब्रिटेन के कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे। तो ये आपको बेसिक मालूम चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो टॉपिक से फिर हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ तो ये मालूम होगी, और नहीं है तो ये कोई काम भी नहीं आनी ज़्यादा। बस आपको याद रखना है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है जो 1980 में बनी, 16 अफ्रीकन कंट्रीज में मेंबर है, और इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है, तो मतलब सदर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है ना वो इसमें शामिल होंगी। जैसे कि डीआरसी है, तंजानिया है, मलावी है, जाम्बिया है, अंगोला है, ये सब सदर्न अफ्रीका कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। तो तीन चार के आप नाम लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के नाम पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक याद रखना है। काम क्या होगा, देखो अफ्रीका एक डेवलपिंग कंट्री है। कुछ कंट्रीज जिसमें अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है पर्टिकुलर, वो तो डेवलपिंग कंट्री है, और अदर जो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो आपकी डेवलपिंग भी हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री भी है। ठीक है, जैसे मलावी है और ऐसी कंट्रीज हैं, ये आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसका जो काम है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का, ये आपका सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के जैसा ही होगा, जिससे आपका इंटीग्रेशन होगा एज वेल एज पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी होगा। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि इसका गोल या मैंडेट क्या है। इसका मैंडेट है सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, इंटीग्रेशन करना, और इसके साथ में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन मेंबर्स के बीच में बनाए रखना। तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन ये बेसिक चीज़ें होती हैं डिप्लोमेसी की, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपका इंडियन इंडिया जो आपकी एसएडीसी है, इसके बीच में प्लेटफॉर्म की तरह ये कॉन्क्लेव हुआ। ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चला। अब आगे हम इसका टारगेट भी हमने रखा है कि 2030 तक, एट द रेट लिख सकते हैं, 2030 तक हमें 150 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट करना है डॉलर का। ठीक है, 150 बिलियन का इतने का इन्वेस्ट करना है, विजन है हमारा। और 200 बिलियन डॉलर का हमें ट्रेड करना है इंडिया और अफ्रीका के बीच में 2030 तक। तो याद रखें 150 और 200, 150, 200 और 2030, ये वाला टारगेट आप याद रखें। अभी देखिए, यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की जो ये कंट्रीज़ है, एसएडीसी जो आपकी है डेवलपमेंट कम्युनिटी जो है, इसकी बात करें तो इसका कुछ डेटा देखिए कि अफ्रीका के टोटल लैंड एरिया का लगभग 35%, मतलब 1/3 यहाँ पे इसका एरिया है। लगभग 28% अफ्रीका की पॉपुलेशन है, मतलब लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है अफ्रीका की। और अफ्रीका की जीडीपी है, उसका रोल भी 28.4% है। तो मतलब जीडीपी और पॉपुलेशन तो 28% है, लेकिन आपका जो लैंड एरिया है वो इसकी पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है परसेंटेज में। तो थोड़ा ये अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि लैंड एरिया ज़्यादा है तो रिसोर्सेज उनके पास में उसकी पॉपुलेशन के कंपेयर में ज़्यादा होंगे। अब ये देखिए कि हमारे इंडिया के सदर्न अफ्रीकन जो आपकी कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशंस कैसे हैं, वो एसएडीसी की रिलेशन से भी पता चल जाएगा। हमने 1997 में मेमोरेंडम एमओयू आपके पास साइन किया इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ में हमारा टोटल जो ट्रेड है वो 2021 में $30 बिलियन हो गया। अब 30 बिलियन हो गया और हमें चाहिए कितना, हमें 150 बिलियन डॉलर तो आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए और 200 आपका ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो अभी कितना है आपका 30 बिलियन। तो टारगेट बहुत बड़ा रख दिया है, अब देखते हैं कैसे होता है। और हमारी जो इम्पोर्ट है उस कंट्री से कौन कौन से हैं तो वो भी देख लें। बेसिक हमें पता ही है हम इंपोर्ट क्या करते हैं, पल्स है आपके, प्रेशियस स्टोन है, मेटल, मिनरल फ्यूल, ऑयल वगैरह है। तो एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, और आपके मिनरल फ्यूल जो होगा वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखने की ये है कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ में ट्रेड डेफिसिट में होती हैं यदि वो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो। और डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में आप कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट में रहती है यदि ये भी सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। तो इसीलिए इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, जो कि $5.4 बिलियन रहा है लास्ट ईयर। तो $5 बिलियन के आसपास लॉस रहा है। 30 बिलियन अभी ट्रेड है हमारा, हम चाहते हैं 200 बिलियन हो जाए 2030 तक, और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 150 बिलियन का। कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, बट एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट फ्रॉम सदर्न अफ्रीकन आपकी जो डेवलपिंग कम्युनिटी है इससे। इंडिया का साउथ अफ्रीका अकेला कंट्री जो है वो हमारा टोटल अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में एक्सपोर्ट है ना उसका 47%, मतलब आधा हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ में ही होता है। ये भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। फिर इसके साथ में रिलीवेंस क्या है हमारे इसकी जो एसएडीसी है उसके साथ में कम्युनिकेशन का, इनके साथ में हमारा इंगेजमेंट का बेनिफिट क्या है, तो वो हमें
पता होना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे तो पहले बात करेंगे कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वो सोर्सिंग का यहाँ पे लोकेशन है। अब वो क्रिटिकल मिनरल कौन से हैं? लिथियम है, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट निकल कॉपर है और रेयर अर्थ मिनरल है। ये यहाँ पे रिचली अवेलेबल हैं सदर्न अफ्रीका में। तो ये बेनिफिट कर सकते हैं आपकी आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में काफ़ी बेनिफिट ये कर सकते हैं। इसलिए हमारा वहाँ पे इंगेजमेंट काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी है उसको बिल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। और साथ में हम कंप्राइज कर सकते हैं नए मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि हम नेट जीरो ट्रांजिशन की ओर मूव कर सकें। अब दूसरी बात ये है कि देखो, चाइना का फैक्टर तो हर जगह काम करेगा, तो चाइना की जो मोनोपोली है उसको प्रिवेंट करना इज़ वेरी इसेंशियल थिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, मिनरल्स जो हैं, उनमें ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो चाइना का है। चाइना ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और कह सकते हैं कि आप कंट्रोल करता है मेनली। तो यहाँ से राइजिंग डिमांड है हमारी, वो बढ़ रही है। हमारी जो डिमांड है सेमीकंडक्टर्स के लिए बढ़ रही है, रेयर अर्थ मिनरल के लिए बढ़ रही है, और उसको कंट्रोल चाइना कर रहा है। तो यहाँ पे हमें रिस्क है कि चाइना एक मोनोपोली क्रिएट नहीं कर दे इंडस्ट्री में, नहीं तो और भी मुश्किलें हो जाएंगी। क्योंकि अफ्रीका वन ऑफ द रीजन में आता है जहाँ पे टारगेट किया है चाइना ने, ठीक है। और क्योंकि ये एक ऐसा भी एरिया है जहाँ पे रेयर अर्थ आपकी कमोडिटीज़ हैं, वो उनका अल्टरनेट सोर्स की तरह यहाँ पे एक जरिया हो सकता है। और इसके साथ में अगला है मैरी टाइम सिक्योरिटी। मैरी टाइम सिक्योरिटी बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ये कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं, रिसोर्सेज इनके पास है, लेकिन तो इस वजह से क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कुछ, तो यहाँ पे आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है, ऐसी काफ़ी जो आपकी जो सोशल इवेल्स है ना, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए मैरी टाइम सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लार्ज इसके कोस्ट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे जो खुद की सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योर मैरी टाइम इन्वायरमेंट चाहते हैं, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स वगैरह है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इनका ट्रेड हैम्पर होता है। अगली एक इतनी एक डायमेंशन और जोड़ दें, जब ये डेवलपिंग कंट्रीज ही था, तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो हम कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है नॉर्थ साउथ गैप है, तो साउथ का मतलब है आपका साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो यदि हम यहाँ पे इंडिया की ग्लोबल ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की बात करें, तो हमें सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो अफ्रीका में बन सकें और हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकें, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं अगली, कि हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफ़ी टेक आपकी कह सकते हैं कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे वर्क कर रही हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ के लिए बात कर रही हैं, चाहे वो अदर आपके ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो, आईसीटी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इन सब सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए, और इंडिया भी वहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी रखता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, स्केल अप कर सकें, जिससे कि हमारा जो डेट सस्टेनेबिलिटी है, उसका डेट का मैनेजमेंट है, इनोवेशन है, इफ़िशियंसी जैसी चीज़ें हैं इनोवेशन में, इसके साथ में कम्पिटिटिवनेस है इकोनॉमीज़ में, ये सब बढ़ सके, इंश्योर हो सके। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि रीजन में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो सके। अब आप देखिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी टर्म हुई जो हर किसी कंट्री के लिए कंपलसरी हो जाता है, यदि वो कंट्री ग्रो करना चाहता है, अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहता है। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एक की टर्म हो सकती है आपके इस पॉइंट में, इन सबको मिला के। इसके साथ में अब देखिए, चैलेंजेस भी बहुत है। चैलेंज ये है कि वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ है। टफ का मतलब ये है कि वहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, ठीक है, कभी भी वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जाता है कंट्रीज़ में, और यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो मैक्सिमम वहीं पे ही डिप्लॉयड है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो करप्शन है वहाँ पे, करप्शन के साथ में मिस मैनेजमेंट है, वायलेंस है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनकी डिलीवरी भी बहुत पुअर है। गवर्नमेंट सर्विसेज पुअर है और उनकी डिलीवरी, आप ये पॉइंट याद रखिए, उसकी डिलीवरी भी आपकी वहाँ पे पुअर है। जो कम्युनिटीज़ हैं वो इम्पोवरिस्ड हैं, बहुत गरीब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इनको आप नोट बना के लिख लें। आपकी 7 यहाँ पे पॉइंट हो गया, 8 हो गया, 8 पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लें, क्योंकि ये गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है। क्या क्या? करप्शन,
मिसमैनेजमेंट, वायलेंस, इनसफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नेंस, सर्विसेज की डिलीवरी, कम्युनिटी का एम्पोवरमेंट और आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे आपके जो बिजनेस है उसमें आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो ये आप 8 पॉइंट्स याद रख लें, ठीक है। इसका मैं आपको ट्रिक भी शेयर कर दूंगा। चाइना चैलेंज बहुत बड़ा है, तो इस चाइना चैलेंज का बड़ा होने का कारण ये है कि उसकी एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है, कंसिस्टेंटली वो काम करता है, कंसिस्टेंटली डेट देता रहता है कंट्रीज़ को, तो वो उसके ट्रैप में फंस जाती हैं। उसके डीपर पॉकेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके रीच है, साथ में टेक्नोलॉजी की उसके पास कैपेसिटी है, रिसोर्सेज बहुत वास्ट है उसके पास में, तो ये उसको एक फॉर्मिडेबल एज देते हैं कि वो अफ्रीका में इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है और खुद का बेनिफिट ले सकता है। इसके साथ में यदि और हम बात करें चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में हम देखिए कि हमारे पास में क्लियर स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा कमी है कॉपरेशन में। बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव क्लियर स्ट्रेटजी इन कॉपरेशन, देन हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट देम। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, भले वो फील्ड आपका एजुकेशन का हो, हेल्थ सिक्योरिटी का हो, फूड का हो, किसी भी चीज़ का हो जिसमें हमारे कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो बड़े हों चाहे छोटे हों कैसे भी हों, लेकिन हमारे पास स्ट्रेटजी ही नहीं है, तो हमारे पास कॉपरेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। हमें ज़रूरत है इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन की डिफरेंट डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट के बीच में, ताकि इंडिया के जो डेवलपमेंट कॉपरेशन है वो मोर इफेक्टिव बन सके, वो उसकी इफेक्टिवनेस घटे नहीं। इसलिए हमें इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन, ये वर्ड आप याद रखिए, इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखें, ठीक है। डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी है, उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी अफ्रीका की है। आप चाहे ट्राइबल डाइवर्सिटी कह लीजिए, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर लीजिए, लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए, सभी चीज़ों में वहाँ पे डाइवर्सिटी इंडिया की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें वहाँ पे एक बी स्पोक अप्रोच, मतलब जैसा लोग वहाँ के कल्चर फॉलो करते हैं, हमें वैसे ही उनके हिसाब से अडेप्ट होने की, उनके कल्चर के बेस्ड पे डेवलपमेंट की काम करने की बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रिक्वायरमेंट है। स्किल्ड लेबर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बिकॉज दे दोज कंट्रीज आर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। सो टू डेवलप एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमें वहाँ पे लेबर को स्किल बनाना पड़ेगा, उन्हें स्किल लेबर की फॉर्म में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं यदि हमें टेक्निकल और प्रोफेशनल सेगमेंट्स में वहाँ पे ग्रोथ करनी है। तो क्योंकि वो यहाँ पे अभी डिफ़िकल्ट बनी हुई है, तो आगे और बढ़ाना है, तो हमें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को भी वहाँ पे मजबूत करना होगा। इसके साथ में एक लास्ट चैलेंज और हम देखते हैं, वो है आपका सिक्स्थ चैलेंज, वो है आपका लिमिट्स ऑन फॉरेन कंट्रोल। अब फॉरेन कंट्रोल का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका का जो ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट 2013 था, वो रिक्वायर करता है कि लेवल ऑफ कंपनीज ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन बाय ब्लैक साउथ अफ्रीकन टू ऑब्टेन बिडिंग प्रेफरेंसेस ऑन गवर्नमेंट टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपका जो ट्रिपल बी डबल ई आपका जो एक्ट बना 2013 में साउथ अफ्रीका में, तो इसने कहा कि कंपनीज में जो बिडिंग होगी, गवर्नमेंट टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बिडिंग होगी, वो मेनली ब्लैक साउथ अफ्रीकन, जो मतलब साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका कंट्री के जो लोग हैं ना, वो ही उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये साउथ अफ्रीकन जो है, साउथ अफ्रीका कंट्री के नेटिव्स को बोला है, ना कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को, शायद उसके लिए तो क्योंकि सदर्न अफ्रीकन आता है, तो इसलिए याद रखिए साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं ना, उनको ही बिडिंग में वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। अब ये देखिए कि हमें इंडिया के जो हमें स्टीयर करने की क्या वैल्यू है इंडिया की डेवलपमेंट कॉपरेशन को अफ्रीका में, तो क्योंकि इससे क्या होगा, ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, आपका कंडीशनैलिटी फ्री होना चाहिए, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में आपका पार्टनरशिप जो है अमंग इक्वल्स की प्रिंसिपल पे हमें वहाँ पे काम करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कंडीशनैलिटी फ्री होना चाहिए, डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, कितनी डिमांड है, डिमांड के बेस पे वहाँ पे सप्लाई हमें प्रोवाइड करनी होगी, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस हो, कि जो प्रोडक्ट हैं वो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर तो एक्चुअली वहाँ पे खुद पहले से ही डेवलप है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की जो सर्विसेज हैं हम वहाँ पे दे सके, तो वो डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए। और उसके साथ में हमें प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप अमंग इक्वल्स वाले जो प्रिंसिपल, उस पर वर्क करना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या क्या है, तो स्ट्रेटजी हमें देखिए, स्ट्रेटजिक अलायंस फॉर क्रिटिकल मिनरल सेटअप हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, ताकि रेयर अर्थ मिनरल वाला जो मोनोपोली है चाइना की, उसको कंट्रोल कर सके। दूसरा, हम हमारे पास में जो वैल्यू चेन है, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है, वो कमज़ोर है, तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है उसमें हेल्प कर सकते हैं, रोड मैप जो बनाए हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 2030 का जो टारगेट है 50% टोटल एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट का, उसको हम अचीव कर सकते हैं, जो कि अभी 20% ही बना हुआ है।
इंडियन कंपनीज जो हैं वहाँ फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नो हाउ जैसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि डेवलपमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का वो कैटलाइज हो सके, बढ़ सके। ठीक है, इसके साथ में हम सर्कुलरिटी जो है अफ्रीकन माइनिंग सेक्टर में उसमें बढ़ा सकते हैं। कैसे? हम वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी उनको दे सकते हैं। ठीक है, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रिपर्पस कर सकते हैं वेस्ट रॉक्स का, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं माइंस को। इसके साथ में रिसाइकिल और यूज़ उनके व्हीकल पार्ट्स को कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट हम कर सकते हैं कि एक्सेस उन्हें प्रोवाइड करें ट्रेड फाइनेंस का साउथ अफ्रीका में, ताकि डीएफआई जो है वो डेवलप कर सके कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि रिस्क पार्टिसिपेशन एंड आपका जो रिस्क पार्टिसिपेशन एंड ट्रांजेक्शन गारंटी एग्रीमेंट्स जैसी चीज़ें वहाँ पे हो सके। और उनको नॉन ट्रेडिशनल आपकी जो कन्फर्मिंग बैंक है वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स में उनको सपोर्ट कर सके, उनमें एग्रीमेंट हो सके आपके डीएफआईज का कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके। तो ये चीज़ आप देख लें। फोर्थ पॉइंट बस आप याद रखें ना कि एक्सेस टू ट्रेड फाइनेंस, तो ट्रेड फाइनेंस इज द की टर्म व्हेन द कंट्री इज डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर ट्रेड, और जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रेड फाइनेंस वेरी बेसिक उनका टर्म बन जाता है ग्रोथ के लिए। इसके साथ में कोऑपरेशन की बात करें अफ्रीकन कंट्री के साथ में क्या चल रहा है, तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में काम करेगा। सागर इनिशिएटिव है ग्रोथ फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के लिए रीजन में, और रोबस्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप है इंडिया और अफ्रीका की। इस साथ में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी है, जो कि लॉन्च किया गया जापान की पार्टनरशिप के साथ में, बिकॉज जापान कैन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग, और हम वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज एंड मैन पावर एक तरीके से। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो होता है, इसको हमने डिस्कस किया था कुछ ही दिन पहले, 2022 में ये हुआ, और डिफेंस एक्सपो के साथ साथ में ये हुआ, जिससे डिफेंस कॉपरेशन बढ़ सकता है। एक्सिम बैंक के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जो कमर्शियल लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है उसको प्रोवाइड करते हैं कुछ वहाँ के वेरियस रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और इसके साथ में आपका ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जैसे कि उनको फूड प्रोवाइड किया, एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की, वैक्सीन अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोवाइड की कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। इसके साथ में हम कुछ और डिस्कस करें तो वो है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल इज मेन थीम फॉर एनी विजन। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि कोई विजन हम बनाएंगे तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास में होने चाहिए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही कहलाते हैं। 2018 में पीएम ने आउटलाइन किए थे इंडिया के ने कि 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट के लिए, जो कि इंडिया के विजन स्टेटमेंट रिगार्ड किए जाते हैं, रिगार्डेड एज इंडियाज विजन स्टेटमेंट फॉर इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट। तो ये जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, 10 GP, इसको आप याद कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अदर कंट्री के साथ में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे आपका मेंशन भी है प्राइम मिनिस्टर का, तो ये आप एक पॉइंट भी आपका अच्छा बन जाता है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। 4 पॉइंट वो हुए, इंडिया का एंगेजमेंट क्या है, ये चीज़ें हैं। ट्रेड फाइनेंसिंग गैप को भरने की ज़रूरत है, मैरीटाइम एंड डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम इंडिया और सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में रिलेशंस को बेटर बना सकते हैं, अफ्रीका के मैरीटाइम एरोस्पेस और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी 23rd लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया वहाँ पे, मतलब हमसे पहले 22 लोग हैं जो उनको डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कंक्लूजन बहुत अच्छा है कि हमें इंडिया को एक रोड मैप चार्ट आउट करने की ज़रूरत है इसके डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम्स के लिए अफ्रीका में, और जो आउटलाइन करे ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम की चार्ट आउट करने की भी ज़रूरत है। ऐसा करने से आपका क्या है, मोर इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए ये होगा कि इसके बाद में कोविड-19 की पेंडेमिक के बाद में हार्श इकोनॉमी इम्पैक्ट जो हुआ है वो एक ठीक हो सकता है, और रिजल्टेंट इनेबिलिटी है टू कीप इंक्रीजिंग इट्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन बजट विदाउट एनी टेंजिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स उसके बेहतर हो सकते हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन आपका जो बजट है, ठीक है, वो बेहतर बन सकता है, और आपका इनेबिलिटी जो थी उनकी उनका डेवलपमेंट कोऑपरेशन बजट बढ़ने की, वो ठीक हो सकती है। हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी बेहतर किया जा सकता है कोविड-19 के बाद में। तो ये चीज़ है, आप याद रखें। चार्ट आउट कर सकते हैं आप रोड मैप को, कंक्लूजन में क्वेश्चन का आंसर्स में रोड मैप को चार्ट आउट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को आउटलाइन कर सकते हैं, इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ इंडिया सदर्न अफ्रीकन कंट्री के साथ में रिलेशंस का। आई होप आपको सेशन पसंद आया, लोगों में शेयर करें दोस्तों के साथ में, लोग अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और मोस्टली मेंस के लिए यदि आपको टॉपिक्स आपके तैयार करने हैं तो फ्रेंड्स के साथ में पहले खुद का
कंटेंट तैयार करें, देन उनके साथ में उसको शेयर करें, उसके साथ में आप उसको डिस्कस करें, तो आपको आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, उसमें थॉट्स की क्लियरिटी आएगी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यूएन की कुछ ये जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।